हाँ जी, आज आपने शुरू करना है चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। 9th यूनिट है आपकी ये। उसमें सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आपको क्या पता होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। जो आप याद करते हो कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए कि आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है जी। यानी आपको रेशो पता होनी चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल है, 90। यहाँ पर हमारा कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 60, 45 कुछ भी हो सकता है। तो जर्नल एंगल हम क्या मानते हैं यहाँ पर, थीटा मानते हैं, ठीक है जी। अगर ये थीटा है और ये 90 है, ट्रायंगल का नाम दे रही हूँ मैं ए बी सी ट्रायंगल का नाम दे दिया। ये 90 डिग्री है और ये कोई भी जर्नल एंगल क्या है, थीटा है। तो जहां जिस लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल बने हुए हैं वो क्या चीज है, जो लाइन बिल्कुल सामने है वो कौन है, और जो ये टेढ़ी वाली लाइन है वो क्या है, ठीक है जी। और ये साइड आपकी क्या होती है, इन दोनों से सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाली जो साइड है वो क्या होती है, लार्जर होती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यानी आपको पता है कि अगर कहीं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आ गया तो वहां क्या किसका साइन लगेगा, साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच हो जाएगा। अगर कहीं पर हमें रेशो देखनी पड़ेगी बी बाय एच की तो वो आपको पता है क्या होगा, कॉस थीटा। और कहीं पर आपको रेशो देखनी पड़ेगी पी बाय बी की तो वो पी बाय बी क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट थीटा। रेसिप्रोकल्स की बात करें तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है। कोस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेकेंड, और टेंजेंट का क्लियर है इतनी बात, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल भी क्लियर है हमारे पास, और जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो भी क्लियर है। क्लियर, चले आगे। अब इस चैप्टर में जो आपकी और मेन चीज है वो क्या है, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या दे रखा होगा, एंगल और एक साइड गिवन होगी, ठीक है जी। और आपको क्या पूछा जा सकता है कि कोई टावर है उसकी हाइट बताओ, ठीक है। कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट बताओ, या कोई बिल्डिंग हमसे कितनी दूर है उसकी हाइट, उसकी जो डिस्टेंस है वो बताओ, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या चीज़ है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। आप क्या देख रहे हो, पेड़ पे लगे हुए अमरूद देख रहे हो, ये आप खड़े हो, आपकी आई है यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, अमरूद लगा हुआ है, ठीक है। तो जब आपकी नजर इस अमरूद पर पड़ रही है, ठीक है, सबके घरों में उतना ही है अमरूद का पेड़, ठीक है। अमरूद तोड़ते हैं, पहले देखते हैं ना उसको, ठीक है। तो जब हम इस अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, यहाँ अमरूद को देख रहे हैं, तो अगर मैं अपनी आई से और उस अमरूद तक एक लाइन खींच दूं ना, वो क्या बनती है हमारी, लाइन ऑफ साइट। यानी हमारी नज़र जिस चीज़ पर पड़ रही है, हमारी नज़र जिस चीज़ के ऊपर आ रही है उसके ऊपर पड़ रही है, वहाँ से अगर आप एक लाइन खींचो वो क्या बन जाती है आपकी, लाइन ऑफ साइट। क्लियर है। अब आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन समझने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल, ठीक है। जब भी आपको ये कहा जाए स्टेटमेंट में, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, एक पेड़ है, ठीक है, कुछ भी कहा जाए, अभी सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ होंगी, ग्राउंड के ऊपर ही होंगी ना। तो हमेशा आपका जो ग्राउंड लेवल रहेगा वो तो यही रहेगा, हमेशा क्या होगा, ये ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो कोई बिल्डिंग है, यहाँ मान ले हमने क्या, कोई भी बिल्डिंग होगी। अब आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इस बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, आप इस बिल्डिंग का क्या देख रहे हो, टॉप देख रहे हो, ठीक है। तो यानी आप यहाँ से इस बिल्डिंग का टॉप देख रहे हो, तो जो ये मैंने लाइन खींची है, क्या ये लाइन ऑफ साइट है, क्या ये लाइन ऑफ साइट है,
ठीक है, और ये क्या चीज़ है, ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड लेवल। ठीक है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड लेवल, यानी ये जो एंगल बनेगा यही अपने पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब आप नीचे खड़े होकर कोई चीज़ ऊपर देख रहे हो तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट ग्राउंड लेवल के साथ जो एंगल बनाती है वही क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एक तो ये बात होगी। अगर ये चलो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज़ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज़ है, वही काम करते हैं फिर से, ग्राउंड लेवल बनाए, आपका घर बना दिया मैंने ये। ठीक है, छत पे खड़े हो आप, गली में से कोई जा रहा है तो आप जब उसको देखोगे तो आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ आएगी। ठीक है ना, आप छत पे खड़े हो, गली में से कोई जा रहा है, जब आप छत पे खड़े होके उस बंदे को देखोगे जो गली में से जा रहा है, ठीक है ना, तो लाइन ऑफ साइट ये बनेगी, यानी ये अपनी लाइन के जो है वो क्या है, लाइन ऑफ साइट है। क्लियर, और ये क्या है, ग्राउंड लेवल है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ क्या कहता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज़ है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट, ठीक है, एंड ग्राउंड लेवल। पहली बात आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो, यहाँ भी आप मेंशन कर सकते हो क्योंकि यही ग्राउंड लेवल है और ये क्या है, हमारा लाइन ऑफ साइट है। लेकिन आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ से शुरू हो रही है ना, यानी आपका एंगल कहीं यहीं बनेगा। एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब यहाँ तो ग्राउंड नहीं है, छत पे तो ग्राउंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन खींच सकते हो, ग्राउंड लेवल के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन लगा दी। ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, इसका मतलब इनका लेवल क्या है, सेम है ना, सेम है। अब आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो, यहाँ गली में देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल कह दो इसको, ग्राउंड लेवल कह दो, कुछ भी कह सकते हैं। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर ग्राउंड लेवल, तो वो तो यही चीज़ है, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल और ये रहा लाइन ऑफ साइट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट तो यहाँ से शुरू हो रही है ना। आप नीचे खड़े होके ऊपर नहीं देख रहे, इस बार आप क्या कर रहे हो, ऊपर खड़े होके क्या देख रहे हो, नीचे गली में देख रहे हो। ठीक है, तो यानी आपकी लाइन ऑफ साइट तो यहाँ से शुरू हुई है, तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या है, हमारा थीटा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है। अब देखिए ये भी अगर पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है, और ये लाइन क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, ये और ये क्या है, पैरेलल लाइन है, और ये लाइन पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो जो एंगल आपका यहाँ बनेगा क्या वही एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, हाँ जी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ भी शो कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ भी शो कर दो एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर नहीं तो एक बार यहाँ शो करके थोड़ी सी अपने हल्की सी लाइन लगानी है ग्राउंड लेवल के पैरेलल में, वहाँ एंगल शो करके कह देना कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एक तरह से आपको क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल के अंदर आपको एंगल मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने से पहले, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, क्योंकि अगर रेशो करेक्ट होंगी तभी आप फॉर्मूला करेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, कम से कम टेंजेंट और साइन की तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। साइन की अगर बात करें, साइन थीटा की बात करें तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीन एंगल पर वैल्यू पता होनी चाहिए, और इन्हीं तीन एंगल पर आपको टेंजेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टेंजेंट और साइन ही यूज़ होता है, ज़्यादातर टेंजेंट और साइन ही यूज़ होता है। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे क्या होती है, 45 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, √3/2 होती है, और टेंजेंट की जो वैल्यू है वो 30 पे होती है, ठीक है, 45 पे 1 और 60 पे √3, ठीक है। यानी ये बेसिक है, ये हमें क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो।
बताओ यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, रेशो साइन, एटलीस्ट साइन और टेंजेंट की वैल्यू वो भी किस पे? 30, 60 और 45 पे। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन करें। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। A tree breaks due to storm and broken part bend so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। सबसे पहले क्या था? ट्री था एक। अब क्या हुआ? आंधी तूफान आई, आंधी तूफान आई और ये क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, टूट गया तो इसका ये वाला जो हिस्सा है वो तो यहीं रह जाएगा, वो तो यहीं रह गया। ठीक है, और जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट था वो क्या हो गया? बेंड हो गया। ठीक है, अब ये बेंड हो गया यानी ये कुछ ऐसे गिर गया। ठीक है, अब ट्री था, ट्री कहाँ लगा होता है? ग्राउंड पे, यानी ये जो लेवल है वो क्या है? ग्राउंड है। ठीक है, और ट्री का एक पार्ट यहाँ पर है, बॉटम पार्ट यहाँ पर है और अपर पार्ट इसका यहाँ पे है। अगर आप अब इसको ट्रायंगल की फॉर्म में बनाओ तो आप ऐसे बना सकते हो। ये रहा हमारे पास क्या? ग्राउंड लेवल। ये क्या है अपने पास? ग्राउंड लेवल। ट्री का आधा हिस्सा हमारे पास कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, यानी ये बॉटम पार्ट है ट्री का, और उसके बाद जो अपर पार्ट है वो कुछ ऐसे ग्राउंड पे गिर गया था। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दो क्या? बॉटम पार्ट, और ये क्या हो जाएगा? अपर पार्ट ऑफ द ट्री, और यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राउंड। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखी है। ये इस तरह से बेंड हुआ है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। देखो ट्री का जो टॉप है वो टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, ट्री का जो टॉप है वो क्या कर रहा है? टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है जी, कर रहा है जी टच। एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी ट्री का जो अपर पार्ट टॉप है वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। The distance between the foot of tree and to the point where the top touches the ground। फुट ऑफ ट्री कहाँ पर है? ये रहा। और टॉप कहाँ टच कर रहा है ग्राउंड को? ये रहा। यानी एक तो इस पॉइंट की बात हो रही है, एक इस पॉइंट की बात हो रही है ना? बॉटम ऑफ द ट्री और टॉप ऑफ द ट्री जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है जी? 8 मीटर। तो लगा दें ये कितना हो गया? 8 मीटर। ठीक है, आपको क्या कहा है निकालने के लिए? फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। ट्री की क्या करनी है? हाइट निकालनी है। ट्री की क्या करनी है? हाइट निकालनी है। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए, एक तरह से इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर आपको क्या फाइंड करना है? टोटल हाइट फाइंड करनी है ट्री की, तो आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? आपको x भी निकालना पड़ेगा और आपको y भी निकालना पड़ेगा, और तो फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, गिवन क्या है आपको? ग्राउंड। इसको और भी क्या बोल लेंगे? बेस बोल लेंगे। निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। तो P और B में किस चीज का रिलेशन होता है? टेंजेंट का। तो आप देखो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। थीटा कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? x। बेस कितना है? टेंजेंट 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू x बाय 8। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 8 डिवाइड बाय √3 रख दूँ यहाँ पे, यानी x तो हमारा निकल गया कितना? 8 डिवाइड बाय √3। सिर्फ 8 ही जा रहा है ना इस साइड पे। ठीक है, अब रहेगी कसर किसकी? y की। तो y निकालने के लिए y देखना क्या है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। पता क्या है हमें? बेस। तो b और h में रिलेशन होता होगा कोई। क्या रिलेशन होता है जी? b और h में, ये बेस है और ये क्या है अपने पास? h। ठीक है, तो हमें पता है जी कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है? b बाय h। कोस थीटा कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, बेस कितना है? 8 है। h कितना है? y है। अब ये cos 30 कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 8/y। y निकालना है अपने। y को इधर ले जाओ, √3 को यहाँ ले आओ, 2 को यहाँ ले जाओ।
ठीक है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई √3 यानी 16 डिवाइड बाई √3 रख दें यहाँ पे 16 डिवाइड बाई √3 यही आएगा। एलसीएम 8 और 16 कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ गई तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 24 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3 कर दो, ये आपका बन जाएगा 24 √3 डिवाइड बाई 3 के टेबल पर कट हो जाएगा 8 पे। ठीक है, यानी जो हाइट है हमारे पास ट्री की वो कितनी आ रही है 8√3। 8 यहाँ पर क्या मीटर में दे रखा था ना, डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा था, तो आपका जो आंसर आया वो भी किस में आया है मीटर में। तो ये यानी ट्री की क्या है टोटल हाइट है 8√3 मीटर। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? ट्री था, टूट गया, टूट के क्या हो गया अपर पार्ट ग्राउंड से टच हो गया, यानी एक तरह से ट्रायंगल की फॉर्मेशन होगी। उसमें क्या पता था हमें, बेस पता है और एक एंगल पता है। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, बाकी दोनों साइड निकालनी है, क्योंकि जब हम दोनों साइड निकाल लेंगे उसको ऐड करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा टोटल हाइट ऑफ द ट्री मिलेगी। बताओ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन की बात हो रही है नहीं, ऊपर देखना है, नीचे से ऊपर देखना है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग और टावर की बात हो रही है, बिल्डिंग और टावर की बात हो रही है। दोनों चीजें किस पे होंगी, ग्राउंड पे, ग्राउंड लेवल। क्या हो गया यहाँ पे ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, यहाँ बना ली हमने एक बिल्डिंग, ये हो गया हमारे पास क्या बिल्डिंग। ठीक है, और यहाँ बना लिया हमने एक टावर, ये हो गया टावर। ठीक है, क्या कह रही है इन्फॉर्मेशन, क्या कह रही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का क्या देखना है टॉप देखना है। कहाँ से देखना है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। टावर का फुट ये है ना, यानी यहाँ से आपने क्या देखना है बिल्डिंग का टॉप देखना है। जैसे ही आप इसका टॉप देखते हो तो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है 30 डिग्री, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा 30 डिग्री। उसके बाद एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप देखना है, कहाँ से देखना है फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का फुट यही है, बिल्डिंग का फुट यही है, तो बिल्डिंग के फुट से हमने क्या देखना है टॉप ऑफ टावर। उस टाइम पर जो एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का। इसके अलावा क्या पता है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट दे रखी है कितनी 50 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की क्या हाइट निकालनी है, एच मान लें इसको। अब आपका डायग्राम कंप्लीट है, इसको नेमिंग दे दो ए बी सी डी, इसके अलावा तो कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक ए भी है पर इसका कोई काम नहीं है, चलो दे देते हैं ई। ठीक है, अब देखो जो आपको पता है, क्या पता है आपको 50 मीटर पता है। अब ये 50 मीटर जो है वो कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है सी बी डी का। ठीक है, तो आप इसी ट्रायंगल को उठाओगे। अब सी बी डी में आप क्या करो, क्या आप बी डी निकाल सकते हो, जिसको एक्स मान लेते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ क्या लोगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल उठाना है इन ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी ट्रायंगल उठा लिया, मुझे परपेंडिकुलर पता है, निकालना क्या है बेस निकालना है। रिलेशन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। टेंजेंट थीटा कितना आएगा 60, थीटा आएगा 60 डिग्री पक्का, क्योंकि सी बी डी ट्रायंगल के अंदर एंगल कितने का है 60 डिग्री का। ठीक है जी, तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू पी कितना आएगा 50, बी कितना आएगा टेंजेंट 60 कितना होता है इज इक्वल टू 50 बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को ले जाते हैं यहाँ पे, √3 को ले आते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय √3। इतनी बात क्लियर? ठीक है,
अब आ जाओ अपने दूसरे ट्रायंगल में। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी इस बार पता क्या है? इस बार पता क्या है? बेस। कैलकुलेट क्या करना है? परपेंडिकुलर, है ना? तो रिलेशन कैसा लगाएं? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। टेंजेंट एंगल कितना है? इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस 50 बाय रूट 3। वो बाय वाला रूट 3 ऊपर ले जाए, ठीक है ना? तो ये चीज हो जाएगी। टेंजेंट 30 कितना होता है? 1 बाय रूट 3 इक्वल टू एच मल्टीप्लाई रूट 3 डिवाइड बाय 50। क्लियर है? अब आपको क्या वैल्यू चाहिए? एच की वैल्यू। किसकी चाहिए आपको? एच की। तो जिस चीज की भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसको क्या रखते हैं? अकेला रखते हैं। तो एच को यहीं रहने दो, ठीक है? रूट 3 आएगा डिवाइड में, 50 जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है? तो एक तरह से मेरे पास क्या आ जाएगा? 50 डिवाइड बाय रूट 3, और रूट 3 क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू एच। स्क्वायर से रूट यानी एच, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी क्या आ रही है? 50 डिवाइड बाय 3। यहाँ पर डिस्टेंस किस में था? तो यानी यहाँ भी क्या आएगा? मीटर। क्वेश्चन करने के बाद जो चीज़ कैलकुलेट करनी है आपने लास्ट में प्रॉपर आंसर लिखना है। आपको क्या कहा था स्टेटमेंट में कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो आप लास्ट में प्रॉपर मेंशन करोगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 50 बाय रूट 3 मीटर, ठीक है? जो चीज़ भी पूछी होगी उसको लास्ट में प्रॉपर आपने लिखना है। क्लियर है? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? The shadow of the tower standing on a level plane is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree। जब भी सन वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, उसमें अब क्या परछाई की बात हो रही है, शेडो की बात हो रही है, ठीक है? अब शेडो है किस चीज़ की? टावर की है। शेडो किस चीज़ की है? टावर की है, ठीक है? शेडो जो है टावर की, ये कहते हैं कि क्या हो जाती है? 50 मीटर लॉन्गर हो जाती है, 50 मीटर ज़्यादा हो जाती है व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। यानी जब 50 मीटर ज़्यादा कब हो जाते हैं? जब उसका क्या है? 30 डिग्री एलिवेशन एंगल है, ठीक है? और किसके कंपैरिजन में? 60 डिग्री के कंपैरिजन में, ठीक है? यानी सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? हमें टावर बनाना पड़ेगा। तो ये बना लिया क्या? टावर बन गया जी। टावर टावर किस पे होएगा? ग्राउंड पे। तो टावर हमने बनाना है कहाँ पर? ग्राउंड लेवल पर। तो ये आ गया जी ग्राउंड लेवल अपना, ठीक है? अब क्या कहता है कि एक टाइम पे तो इसकी कुछ शेडो है। अब वो डिपेंड करती है कि सन का एलिवेशन कितना है, एंगल कितना है, ठीक है? तो ये रहा टावर। टावर की परछाई यहीं आएगी ना आगे। टावर की परछाई कहाँ आएगी? आगे आएगी। तो जब इसकी एलिवेशन एंगल की बात करें, जब इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, मान लेते हैं कि इसकी शेडो जो है वो x मीटर की आ रही है, ठीक है? ठीक है? अब क्या कह रहे हैं कि शेडो जो है वो 50 मीटर लॉन्गर हो जाती है। 50 मीटर क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है जब सन का एलिवेशन कितना हो? 30 डिग्री हो। तो लो जी, सन का एलिवेशन 30 डिग्री बना देते हैं। अब सन का एलिवेशन जब 30 डिग्री होगा तो जो शेडो है वो पहले के कंपैरिजन में 50 मीटर लंबी आ रही है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर पहले x थी तो अब क्या होगा? x प्लस 50, यानी यहाँ से यहाँ 50 एक्स्ट्रा ही बढ़ा है। पहले x थी, बाद में क्या है? 50। अगर आपको एंगल में कन्फ्यूज़न हो रही है कि कहाँ 30 आएगा, कहाँ 60 आएगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। जितना आप टावर के नज़दीक जाओगे, ठीक है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर नहीं, ये मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि जब भी कभी
एंगल में कंफ्यूजन हो जाए कि पता नहीं यहाँ 30 आना है, पता नहीं यहाँ 30 आना है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी आप किसी बिल्डिंग के नज़दीक जाते हो और उसका टॉप देखते हो, ठीक है, तो जितना आप नज़दीक जाओगे उतना आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। जितनी गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी उतना हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ आपकी गर्दन का एंगल क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। यानी हम टावर के जितने ज़्यादा पास हैं उतना एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। आप एक बिल्डिंग देख रहे हो सामने, नज़दीक खड़े हो, टॉप देख रहे हो, ज़्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा। अगर आप दूर चले जाते हो तो आपको नॉर्मली उसका टॉप दिख जाएगा, ठीक है ना। यानी हम जितनी दूर जाएंगे एंगल क्या हो जाएगा, छोटा। तो अगर कन्फ्यूज़न है तो बस ये माइंड में रख लेना कि किसी भी बिल्डिंग, किसी भी टावर के जितनी ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना एंगल क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और जितनी दूर होंगे उतना एंगल क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी एच निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है, ठीक है। पहले पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये हो गया ए पॉइंट, यहाँ पर हो गया हमारा बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट और ये हो गया जी डी पॉइंट, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ट्रायंगल है ए सी डी, एक है ए बी डी, एक है ए सी डी और एक है ए बी डी। एक एक करके दोनों बार ले लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल उठाएं, इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, बेस परपेंडिकुलर, फिर से टेंजेंट, ठीक है। तो यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू बेस क्या आएगा, सॉरी परपेंडिकुलर क्या आएगा, एच, बेस क्या आएगा, एक्स, और एंगल कितने का है, 60। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू एच बाई एक्स। ना तो मुझे एच पता ना मुझे एक्स पता, ठीक है, लेकिन टेंजेंट 60 जरूर पता है। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकालते हैं। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x आ जाएगी, इक्वेशन 1 होगी। बिल्कुल यही काम करना है आपने। ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है अब, ए बी डी, यहाँ भी पी और बी से ही मतलब है हमें, ठीक है ना। यानी फिर से टेंजेंट, एंगल कितना है इस ट्रायंगल में, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, 50 प्लस एक्स, क्योंकि बेस क्या अपने पास 50 प्लस एक्स, पूरा बेस है ना ये बी से लेके डी। तो बी से लेके डी को आप क्या लिख सकते हो, 50 प्लस एक्स, क्योंकि आधा वहाँ 50 है और उसके बाद क्या है, एक्स मीटर है। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू एच बाई 50 प्लस एक्स। यहाँ भी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, एच को यहीं रखते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाए, तो ये आ जाएगा 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3 इक्वल टू एच। देखो ये भी एच की वैल्यू है, ये भी एच की वैल्यू है, दोनों ही क्या है, एच की वैल्यू है। कर दे दोनों को कंपेयर, दोनों ही आपकी क्या है, एच की वैल्यू है। दोनों को कंपेयर करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच जो है वो है √3x, और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो एच है वो है 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई √3। √3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 और √3 कितना हो गया, 3x इक्वल टू प्लस का x इधर आएगा इक्वल टू 3x माइनस एक्स, x इक्वल टू, चलो जी x तो आ गया। x पूछा था आपको पूछा था हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर पूछी थी, यानी h की वैल्यू पूछी थी। तो अगर x आ गया तो h भी आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 h जो है वो क्या है, अंडर द √3 साथ में x, यानी h अपना बनेगा √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है, 25, ठीक है जी। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा था, जो डिस्टेंस था मीटर में, तो ये भी मीटर में, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़िए, शेडो की बात हो रही है, एक टावर के शेडो की बात हो रही है, तो टावर जो है वो कहाँ होगा, ग्राउंड लेवल पर होगा, ठीक है। उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, ज़मीन पे पड़ेगी। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का था उस टाइम पर मान लो जो उसकी शेडो है वो कितनी थी, x मीटर की थी,
क्योंकि कंडीशन में ये कहा हुआ है कि 60 की बजाय जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन जाता है, 30 डिग्री का बन जाता है, तो शेडो जो है वो 50 मीटर इंक्रीज हो जाती है। शेडो जो है वो 50 मीटर इंक्रीज हो जाती है। तो अगर पहले शेडो x मीटर की है, अब कितने की हो जाएगी, x प्लस 50। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नेक्स्ट, देखो जी, ये पहले कहानी समझ लेते हैं। कहानी क्या है? अमृता इज राइडिंग इन अ हॉट एयर बैलून आफ्टर रीचिंग अ पॉइंट P। अमृता कहाँ जा रही है? उड़ रही है, ठीक है, उड़ रही है और वो किसी P पॉइंट पर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? P पॉइंट पर पहुंच गई। अब P पॉइंट पर जब वो पहुंच गई, यानी किसी हाइट पे पहुंच गई, ठीक है, साथ में ये डायग्राम भी है, ये रहा ग्राउंड लेवल, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुंची, जब P पॉइंट पर पहुंची तो उसने क्या देखी? एक कार देखी। अब कार कहाँ होएगी? कार तो ज़मीन पे ही होएगी, ठीक है। तो कार कहाँ पड़ी हुई है? यहाँ ग्राउंड के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर? कार पार्क्ड एट B पॉइंट। कार कहाँ पर है? B पॉइंट पे। यानी ये जो पॉइंट है ये किसको शो कर रहा है? कार को शो कर रहा है, ठीक है। उस टाइम पर क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि वो ऊपर से नीचे देख रही है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है? 30 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का है? 30 डिग्री का। यानी यहाँ से जब वो यहाँ देख रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का होएगा। ये 30 है तो यानी ये भी 30 होएगा। दोनों ही क्या होंगे? 30 डिग्री होंगे। चलो आगे चलते हैं। द बैलून राइजेस फर्दर बाय 50 मीटर। अब बैलून क्या हो गया? इस P पॉइंट से भी 50 मीटर ऊपर चला गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर यानी Q पॉइंट पर पहुंच के जब ये सेम कार देख रही है, नाउ शी स्पॉट्स द सेम कार, वही कार देख रही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार कितना बन गया जी? 45 डिग्री। जब वो कुछ ऊपर चलेगी यहाँ पे और उसी कार को देखे तो अब एंगल कितना बन गया? 45 डिग्री का। क्लियर? उसके बाद एंड अ ट्रक, एक ट्रक भी वहाँ पर पार्क है और उस ट्रक की बात करें तो वो कहाँ पर है? B डैश पॉइंट पे है। ये रहा B डैश पॉइंट। डायग्राम हम दोबारा बनाएंगे, ठीक है। एक बार देखो इसको। B डैश पॉइंट पर क्या है? ट्रक है जो कि कितने एंगल पर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री पे, ठीक है। यूज़ करने के लिए क्या कहा है कि अगर कहीं √3 आ जाता है तो उसकी जगह 1.73 रख लेना, ठीक है। चलिए एक बार डायग्राम दोबारा बनाते हैं। कहानी समझ आ गई? क्या कह रहे थे? सबसे पहले ग्राउंड लेवल, ठीक है। ग्राउंड लेवल से P पॉइंट पर, ग्राउंड लेवल से P पॉइंट पर जब क्या हो गया? हॉट एयर बैलून पहुंच गया। अब वो क्या देख रहा था? एक कार देख रहा था। कार देखी B पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट था हमारा A। अब B पॉइंट पे इसने कार देखी है और कितने एंगल पर देखी है? 30 डिग्री। फिर इन्होंने क्या कहा था? हॉट एयर बैलून अब थोड़ा सा और ऊपर चल गया, ठीक है। और वो कितना? 50 मीटर। और कहाँ पहुंच गया? Q पॉइंट पे पहुंच गया। अब जब ये सेम कार देख रहे हैं, अब जब ये सेम कार देख रहे हैं तो इस बार एंगल कितने का है? 45। और इसी पॉइंट से एक ट्रक को देखा जा रहा है और वो ट्रक कहाँ पर है? B डैश पॉइंट पे। B डैश पे क्या है? ट्रक है हमारे पास, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें तो 30 डिग्री बन रहा है। डायग्राम क्लियर? ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको H दे रखा है, यानी A से P तक जो डिस्टेंस है वो H दे रखा है और A से B तक जो डिस्टेंस है वो X दे रखा था डायग्राम के अंदर। क्लियर? अब देखो क्या कहा है फाइंड करने के लिए। डायग्राम क्लियर है? वही बना है ना सेम। सबसे पहले क्या कहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड H। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन X एंड H। ये रहा X और ये रहा H। X और H कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है? P A B। और P A B में भी एक चीज तो परपेंडिकुलर है, एक चीज बेस है। यानी फर्स्ट पॉइंट इसने कहा है कि रिलेशन निकालो H और
एक्स में, यानी आप कौन सा ट्रायंगल उठाओगे, इन ट्रायंगल PAB टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट थीटा कितना है इस छोटे ट्रायंगल के लिए 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस टेंजेंट 30 इज इक्वल टू h बाय एक्स। सिर्फ और सिर्फ रिलेशन बोला गया था h और x में निकालने के लिए, तो आपने क्या करना है, इस x को यहाँ ले जाना है और √3 को यहाँ ले आना है। तो x इज इक्वल टू √3h आ गया, यानी आपने रिलेशन फाइंड कर दिया किसके बीच में, x और h के बीच में। फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में क्या कहा था कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन AB एंड QA। AB और QA, AB कहाँ है, AB यानी फिर से x की बात हो रही है, और QA यानी इसकी बात हो रही है, यानी इस बार आपको ये चीज और ये चीज इसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो इस बार ट्रायंगल कौन सा उठाएं, इन ट्रायंगल QAB। फिर से वही बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, यानी टेंजेंट आएगा, और टेंजेंट का एंगल कितना है 45, परपेंडिकुलर कितना है 50 प्लस h, बेस कितना है, टेंजेंट 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू 50 प्लस h डिवाइड बाय x। x को ले जाए इधर, x इज इक्वल टू 50 प्लस h। रिलेशन निकालना था AB और QA के बीच में, AB यानी x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और 50 प्लस h, या तो इसको 50 प्लस h ही रहने दो, ठीक है, या इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, इसको QA लिख सकते हो, क्योंकि 50 प्लस h जो है वो क्या बन रहा है, पूरी QA वाली हाइट बन रही है। यानी इतना पता लग रहा है यहाँ से कि AB और QA दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अभी तो आपको सिर्फ इतनी सी बात कही थी इसने कि रिलेशन निकाल के दिखाओ AB और QA के बीच में। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या QA और AB दोनों बराबर है, तब भी आपने क्या करना है, इसी को ही निकालना है। रिलेशन क्या आएगा, हाँ जी AB इज इक्वल टू QA, ठीक है, तो हाँ जी दोनों क्या हैं, इक्वल है। थर्ड चीज क्या निकालनी है जी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ बैलून एट P पॉइंट। यानी जब हमारे पास क्या है, P पॉइंट पर बैलून था तो हाइट निकालनी है, यानी क्या कैलकुलेट करना है, h कैलकुलेट करना है। अब h कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, इक्वेशन देखना आपकी, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन भी किसकी वैल्यू बता रही है, सेकंड इक्वेशन भी x की बता रही है, तो क्या कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, दोनों को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x की वैल्यू √3h, और सेकंड के अकॉर्डिंग 50 प्लस h। इस h को उधर लेके जाएं तो √3h माइनस h इज इक्वल टू, h कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 50। स्टार्टिंग में ही स्टेटमेंट में ही दे रखा था क्या कि जहां भी √3 है वहां क्या पुट करना है आपने, यूज √3 इज इक्वल टू 1.73, तो यानी 1.73 माइनस 1 इक्वल टू 50। 1.73 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 0. इक्वल टू 50, और h की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 डिवाइड बाय 0.73 मीटर। तो 3 क्वेश्चन पूछे थे, जो भी यहाँ डाटा गिवन था, और वो हमने 3 पॉइंट क्या निकाल दिए, इसके सॉल्व कर दिए। बताओ क्लियर है, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले क्या पता है, रेशो, फिर कम से कम साइन और टेंजेंट की वैल्यू सिर्फ 3 एंगल पे 30, 45, 60, और उसके बाद सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को समझना, ये मेन काम रह जाता है। क्योंकि अगर आपको इक्वेशन या आपको कंडीशन पता लग जाती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आगे तो सारा सेम ही है, कभी टेंजेंट आ रहा है कभी साइन आ रहा है। क्लियर है, चलिए।